मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे इवोल्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था, मिलर ने बताया था कि किस प्रकार से एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से नया ऑर्गेनिज्म बना। आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। जो हमारी थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसमें कुछ कनोटेशन थी, कुछ कमियां थी। जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती थी कि जो ऑर्गेनिज्म आज है वो वैसा का वैसा पहले था। ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ is same, no diversity change in earth, and earth is 4000, earth is formed 4000 year ago। जो हमारी स्टोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी उसकी कुछ कमियां थी। जैसे पहली कमी ये थी कि ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि भाई जो आज हमारे यहाँ इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी आज से हजारों साल पहले भी ऐसी की ऐसी थी, या जो ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म आज से हजारों साल पहले भी ऐसे के ऐसे थे या अलग थे। और सबसे लास्ट बात, इस थ्योरी ने कहा कि हमारी अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तो इस चीज को चैलेंज किया साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जिसमें चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है। चार्ल्स डार्विन ने अपने एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल, तो उसने इस HMS बीगल शिप पे सवार होकर राउंड लगाया था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि जो भी डाइवर्सिटी में चेंज आता है वो आता है नेचुरल सिलेक्शन के कारण, वो आता है नेचुरल सिलेक्शन के कारण। और उसने नेचुरल सिलेक्शन को बताया और कहा कि इस दुनिया में या इस अर्थ में या इस डाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अच्छे से अच्छा सरवाइव करता है या जो ऑर्गेनिज्म फिट होता है इन्वायरमेंट में, इट विल लिव मोर प्रोजेनी। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट रखेगा। या उसने कहा द ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज, इट विल सर्वाइव। चार्ल्स डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में कहा कि जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाएगा वही ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करेगा, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा इट विल डाई, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। जैसे हम एक डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं। डेजर्ट में मेरे पास एक प्लांट है ओपनसिया। हमने ओपनसिया के बारे में पढ़ा है कि ये कैम पाथवे को फॉलो करता है और इसके अंदर तरह तरह की अडेप्टेशन मिलती हैं। जैसे इसके अंदर लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, और इसके अंदर हम देखेंगे
कि पानी को सोखने के लिए इसकी या इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम के अंदर होती है, और इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही अंदर की तरफ, या मैं कह सकता हूं एक डीप पिथ के अंदर अरेंज होते हैं। तो ये ओपनसिया डेजर्ट प्लांट में होने के बावजूद बहुत सारी अडेप्टेशन करके अपने आप को सरवाइव करता है उस डेजर्ट कंडीशन के अंदर। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्लांट था जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो अगर वो कुछ अडेप्टेशन या अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं लाएगा तो वो इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जो अपने अंदर चेंज ले आएगा वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाएगा। ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और उसकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। फिर एक नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेलास। जब उसने भी एक जर्नी की अराउंड ए बीच या किसी एक प्लेस जिसका नाम था मलाया आर्कीपेलागो, तो जब वो उस मलाया आर्कीपेलागो आइसलैंड पे गया तो वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंज लाएगा वही सरवाइव कर पाएगा, और जो अपने अंदर चेंज नहीं ले पाएगा वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसने अपनी थ्योरी में बताया कि जो हमारी अर्थ है इट इज, कि भाई अर्थ तो हमारी 4 बिलियन पुरानी है, लेकिन इसमें जो लाइफ आई है, लाइफ जो एग्जिस्ट हुई है, वो लाइफ एग्जिस्ट हुई है लगभग 3 बिलियन ईयर एगो। और जो लाइफ डेवलप हुई होगी, जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ डेवलप हुई होगी, वो डेवलप हुई होगी किसी नो ऑर्गेनिक या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये थी थ्योरी हमारी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पढ़ना है चार्ल्स डार्विन में, इस बुक को याद रखना है और इस सी वोयाज से और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को। तो ये थी हमारी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी बाय द चार्ल्स डार्विन। इसे आप नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इवोल्यूशन हुआ है उसके क्या क्या प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण हो सकता है पैलियोनोटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, किसी भी फॉसिल्स की स्टडी होती है। एम्ब्रियोलॉजी होती है कि जो हमारी अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में, ठीक है। इसमें हम मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में हम पढ़ेंगे हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में, कि हमारे डीएनए आरएनए में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पैलियोनोटोलॉजी। पैलियोनोटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, देखिए जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या होंगे, रिमेनेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बिरुड हो गए, दब कर अपना कुछ लास्ट छोड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। और वो फॉसिल हमें हेल्प करते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म आज हमें मिला है वो किस जियोग्राफिकल पीरियड में प्रेजेंट था। स्टडी ऑफ फॉसिल डिफाइन द जियोग्राफिकल period in which organism exist,
कि वो किस इरा में, किस पीरियड में, किस इपोक में, किस इरा में, किस पीरियड में, किस इपोक में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, ये बताता है हमें फॉसिल्स। जैसे हमें फॉसिल्स मिले हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक डिनोसॉर था, ठीक है, जो आज के दिन हमें बताता है कि जितने भी हमारे बर्ड हैं वो रेप्टाइल से डेवलप हुए हैं, या आर्कियोप्टेरिक्स हमें एक लिंक देता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच के अंदर, ठीक है। दूसरा हमें यह हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पास्ट में था उसके मरने के क्या कारण हो सकते हैं, या वो आज क्यों प्रेजेंट नहीं है, या हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प अस टू क्रिएट लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। कि भी जो आज हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म था उनके बीच में लिंक भी बनाता है, या मैं कह सकता हूं उनके बीच में एक फाइलोजेनी क्रिएट करता है। फाइलोजेनी होता है लिंक जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो इस प्रकार से जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है वो हमें हेल्प करती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम फॉसिल्स को स्टडी कैसे करते हैं। फॉसिल की स्टडी करते हैं हम कार्बन डेटिंग करके। हमारे पास C14 कार्बन का एक आइसोटोप होता है, तो उस फॉसिल्स को इस C14 कार्बन के साथ डेट करके उसकी एज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पैलेंटोलॉजी। अब हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। जब कोई ऑर्गेनिज्म अर्ली स्टेज पे होता है तो उस स्टेज में, या हम बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और ओव्यूम की, तो उससे एक सेल बनती है डेट इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट जो है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली, और जाइगोट डिवाइड करके एक मासीज ऑफ सेल क्रिएट करती है, और उस मासीज ऑफ सेल को बोलते हैं एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके एम्ब्रियोजेनेसिस करके एक अडल्ट बनाता है। यही एम्ब्रियो जो है अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो सबसे पहले की थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने। आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो आपका आंसर रहेगा अर्नेस्ट हैक्कल। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने देखा कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट को शो करते हैं। उसने कहा कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट को शो करते हैं। और दूसरी बात कही कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड को शो करते हैं। लेकिन जब अडल्ट स्टेज आती है तो ये गिल स्लिट जो है चेंज हो जाती है अडल्ट के अंदर, और ये नोटोकॉर्ड जो है चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इस चीज को चैलेंज किया अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। इस चीज को चैलेंज किया अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इसको स्ट्रांगली चैलेंज किया और कहा कि जो ये गिल स्लिट है ये, या कहा कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, या एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरी लाइफ नहीं रहती है। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
तो इसी के कारण जो गिल स्लिट है या नोटोकॉर्ड है वो अगली चीज में चेंज हो जाती है, या ये गिल स्लिट कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, लंग्स के अंदर चेंज हो जाती है, और ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कोलमन के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये कहा था अर्नेस्ट वोन बेयर ने, इस चीज को चैलेंज किया। और आपसे पूछ सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। आपसे पूछ सकते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, तो आपका आंसर रहेगा अर्नेस्ट हैकल। और बायोजेनेटिक लॉ में कहा था कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो फाइलोजेनी को बताती है। एम्ब्रियोलॉजी किसको बताती है? फाइलोजेनी को बताती है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है। ये कहा था अर्नेस्ट हैकल ने अपने बायोजेनेटिक लॉ में, और इसी से ही ये चीज आई थी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर या सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर गिल स्लिट होती है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होती है, वो इसी से आई थी, बायोजेनेटिक लॉ से। और इस बायोजेनेटिक लॉ को चैलेंज किया था अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, और कहा था कि एम्ब्रियो जो है वो पूरी लाइफ नहीं रहती, जो एम्ब्रियोजेनेटिक स्टेज में या एम्ब्रियोजेनेटिक स्टेज में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो अडल्ट में जाने के बाद चेंज हो जाती है, ये कहा था अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए।